अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 2 है उसको, राजा और उनके राज्य को। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ठीक है, ये देखिए 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाह मानो चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए कि आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था। सायस, काश्मीर, मुल्तान के अरब, मंसूर के अरब, अनर्रा, इंद्रप्रस्थ, चामान, तिब्बत, नेपाल, कन्नौज, प्रयाग, चंदेल, बनारस, राष्ट्रकूट, मालदेश, मलयावी, पूर्व चालुक्य, वर्गी पर्व और परिवर्तनशील समाज। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के कूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इसके याजक जजमना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमानों, चौहानों के स्थानों का निर्धारण यहाँ पे करना था। तो ये हो गया और इस तरीके से। ठीक है, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह राष्ट्रकाल की कृति है। ये जो यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको इमेज के रूप में, ये इसकी बात की जा रही है। ठीक है, क्या आपके विचारों में उस दौर के शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? उस टाइम के बेसिस पे हो सकता है महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन लोगों को था कि हाँ क्षत्रिय जो है वही राजा बन सकता है, ब्राह्मण का काम है वो कर्म कांड इत्यादि कराना है, तो इसलिए उस टाइम के दौर पे था। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीयन, तीनों भुवन का स्वामी और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी-कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक है, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित है कि कर है वेड़ी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता है, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्वामी थे। मकान पर छाजर डालने पर लगाया जाने वाला कर, खजूर या ताड़ के पत्ते पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर करने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज आप इनमें कर वसूल क्या आज आप इनमें से कोई कर वसूल जाते हैं? नहीं।
पता नहीं प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था में किन मायनों से भिन्न था, बहुत भिन्न था। उस टाइम का 400 कर यहाँ पे तो उतने 400 मतलब है लेकिन नाम अलग है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनाते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्ति और भूमि अनुदान। प्रशस्ति में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्ति हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ठीक है। नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। अपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था क्लास 6 के एनसीईआरटी में। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र प्रदेश सदैव सिद्ध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है और उनके राज्य आगे तक भी धाराशायी हो गए जब भी राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा अनर्गत, गुजरात का हिस्सा, मालवा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वनवासी, तुर्क, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्र या अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दान दिए जाते थे। इस अभिलेखों में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र ढूंढने की कोशिश करें। दूसरों राजाओं ने भी इसी तरह के दबाव किए और अपने विचारों में ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में मिला हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदानों का उल्लेख है। जिन कड़ाइयों से ये पत्र जुड़े हैं उस पर राजसी मुहर लगी है जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। क्या प्रमाणिक दस्तावेज? भूमि के साथ क्या क्या किया जाता था, जो भूमि था ना उसके साथ क्या क्या किया जाता था, क्या क्या दिया जाता था दान के रूप में। भूमि तो दिया जा रहा है, उसके साथ में कुछ और चीजें भी दान दी जाती थी। सिर्फ भूमि को आप दान दे करके नहीं छोड़ सकते। वही है कि भूमि के साथ में और कौन कौन सी चीजें हैं जो दान दी जाती थी। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नानगर, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर है, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूला सकता है। वह पक्की ईंटों के बनी ऊपरे मालों पर बड़े कमरों बनवा सकता है और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि उनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिससे कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखन से भिन्न वह अक्सर शासकों की उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था।
त्रिपक्षीय संघर्ष। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी-कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही भी एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से लेकर के 1025 ईस्वी हमला किया था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में का एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया, ठीक है। इधर तो कोई तथ्य नहीं है, यहाँ पे कुछ तथ्य नहीं। मानचित्र एक को देखो और कारण बताया जिसके चलते शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे, ठीक है। मानचित्र को दोबारा देखो और विचार विमर्श कीजिए कि जमाना और अपने इलाकों का, ठीक है। छोड़ो। चोल राज नजदीक से एक नजर, ठीक है। ओरियोर से तांजूबर तक चोल वंशा सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांजीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उराइयर के चोलीय वंश प्रशासन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हरा करके इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तेजाइयोर शहर को निशुम्भ शुद्धिनी देवी का मंदिर बनाया। निशुम्भ शुभ देविनी का मंदिर बनाया, ठीक है। चोल राज्य और उसके पड़ोसी। विजयालय के अधिकारियों ने पड़ोसों के इलाके को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों को बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांडुआन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 1985 में राजा बना और उसी ने इनसे से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और इसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तांजूबार और गंगईकोंडलापुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है, ठीक है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहंदकर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गए थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों का सबसे विशिष्ट था कांस्यम प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्यम प्रतिमाओं में गिनी जाती थी, ठीक है। गंगईकोट चोलापुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं हैं अलंकृत की गई हैं, उन्हें भी देखें। ऊपर से इसका जो डिजाइन होता है, ठीक है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई हैं। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नव विकासों के माध्यम से संभव की गई हैं, ठीक है। संभव। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी-छोटी शाखाओं में बँट जाती हैं। ये शाखाएं बार-बार पानी उलीचती हैं और जिसके किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता की मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी है।
पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर इसके इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो जाती है। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और दूसरों इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी और कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। सिंचाई की कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएँ खोदे गए और अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाया गया। एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे एक समुद्र का है भाई। अच्छा, चलिए 3 पेजेज़ और हैं, उसके बाद खत्म होने वाला है। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में भी योजना की जरूरत होती है, समझ ना? स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में भी योजना की जरूरत होती है, ये बोल रहा है। योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। देखिए, 9वीं शताब्दी तमिलनाडु की एक जल द्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा और जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर को प्रवाह को संचालित करता था। साम्राज्य का प्रशासन, प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। उस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने वाले, कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुंदवेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान अय्यार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे, ठीक है? भूमि के प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेल्ले ने गवाही, गैर ब्राह्मण किसान भूमि का स्वामी, ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, सला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, देवदान, तिरुमट्टिकनी, मंदिर के उपहार में दी गई भूमि और पलीचदनम जैसे स्थानों को दान दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी और इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्योरे दर्ज किए जाते थे और नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें से सदस्य के लिए जो योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तनों में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, ठीक है? अभिलेख और उसकी लिखित सामग्रियाँ कौन-कौन सी है, उसके बाद हम लोग का चैप्टर जो है खत्म हो गया। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर से याद करें, इसको जोड़े बनाने का है और आइए करके देखें जो सॉल्व क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आप टिकल क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता था? क्या इस पूर्व में कुछ ब्राह्मण थे जिनकी तरह की गतिविधियां चल रही थी, उनका वर्णन करें। आपके ख्याल में अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? चलिए समझते हैं। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, सभा की सदस्य के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य रहा तो वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने आप या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में
राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पोरियापुरम के एक उदाहरण था। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अट्टा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलार प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पूर्वज जिसमें कि उच्च किस्म के पेशे के लोग खेतिहार मजदूर रहते थे। चमड़े की पोटियों से घिरे हुए झोपड़िया के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहे थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी अपने बच्चे की चमड़े की एक चादर पर सुला दिए। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन के बने गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे ने 9 पटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बाग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्री के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।